राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन इसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन कंप्यूटर अनुदेशक मॉक नंबर 5 की बात करेंगे और इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आसानी से आप कर दोगे। क्या लिख रखा है? 4 का पावर 315 माइनस 1, 4 का पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि सर ए का पावर m माइनस 1 और ए का पावर n माइनस 1, इनका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा? नीचे तो दोनों जगह ए है तो ए रहने दो, जो भी पावर है जैसे पावर m और n है इनका एचसीएफ ले लो और माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, वही क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ होगा। तो बस यही काम करना है। सर यहाँ पावर क्या है 315, यहाँ पावर क्या है 25। तो सबसे पहले 315 और 25 इसका एचसीएफ निकालो। बोलोगे जी सर। सर इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहोगे 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 एक बड़ी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। बोलोगे जी सर। तो इस पूरे का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इस पूरे का एचसीएफ होगा, ए का मान कितना है 4, इसके ऊपर पावर क्या रखूंगा 5 और माइनस कितना 1। यही तो लिखा है कि जो ए का मान है वो लिखो, जो पावर है उसका एचसीएफ निकाल कर लिख दो, जो कि 5 है, और माइनस कितना 1। तो सर 4 का पावर 5 कितना हो जाएगा 1024, और उसमें से 1 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा 1023। 1023 क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। अब बहुतों को ये नहीं समझ में आया सर 4 का पावर 1024, 5 1024 कैसे लिख दिया? तो भैया ये बताओ, ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 5, तो 2 का पावर 10 हो गया, और 2 का पावर 10 का मान आपको याद ही होगा कि सर 1024 होता है। ठीक है ये बात। चलो अगले को देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? त्रिभुज के 3 शीर्ष, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं और इनका क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, तो आपको एक किसी भी बिंदु को, एक किसी भी शीर्ष को 0 0 कर लेना है। जैसे ये 8 10 है, ये 4 4 है, ये 16 6 है, तो मैं किसी को भी 0 बना लूं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं, इसमें से 10 घटा दूं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 0 0 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। तो यहां से भी मुझे 8 घटाना होगा और 10 घटाना होगा, यहां से भी मुझे 8 घटाना होगा और 10 घटाना होगा। तो इनको मैं घटाऊंगा तो ये -4 आएगा, इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -6 आएगा, इनको मैं सॉल्व करूंगा ये प्लस का 8 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा। मैंने कहा एरिया कैसे निकालते हैं भाई मेरे? तो मैंने कहा 1/2 मोड के अंदर। अब क्या कहोगे? तो सर बाहर बाहर वाले का गुना, तो बाहर बाहर ये है -4 प्लस का 16, अंदर अंदर वाले का गुना -6 और प्लस का 8 कितना होगा? तो -48, और माइनस करोगे तो सर ये प्लस का 48 हो जाएगा। तो आपने कहा सर अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये मेरा बना 2 और ये बना 5 और 1 6, सॉरी 8 और 6 कितना 14, और ये कितना 6 और बटा कितना 2, 2 से काट दूंगा तो आंसर कितना आएगा 32। 32 स्क्वायर यूनिट अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? सब कुछ करा रखा है, यूट्यूब पे भी कराया है, कोर्स में भी कराया है, कहीं से भी पढ़ लेते तो आप सारे मॉक के क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर सकते थे, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है भाई। चलिए अगले को देखो। एक गोलाकार बक्से का क्षेत्रफल, मतलब स्फेरिकल बॉक्स है, मतलब स्फेयर का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528 दिया है, तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं एक स्फेयर की बात करूं और उसके एरिया की बात करूं, तो उसका एरिया मैंने क्या पढ़ाया है 4πr², और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 528। बस वैल्यू को सॉल्व करो, 4 का 4 रहने दो, पाई की जगह 22/7 रखो, और त्रिज्या तो हमें निकालना ही है, बराबर कितना 528। अब इनको कैलकुलेट कर लो। लीजिए सर कैलकुलेट करिए। 11 से ये 2 बार कटेगा, 11 से ये 4 बार, और ये 8 और 8, 11 से 8 बार। ये 4 दूनी 8 से मैं इसको कितनी बार काट सकता हूँ 6 बार। तो आपने कहा r² कितना होगा, 7 में 6 का गुना 42, तो r का मान क्या आएगा √42, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, √42 क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है भाई। अगले को देखो। नेक्स्ट कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 69 है, पहले 10 का औसत 66 है, अंतिम 10 का औसत 72 है, तो 11वीं संख्या बता। यही तो कह रहा है। देखो सर शुरुआत में 21 संख्या है और इनका जो एवरेज है वो 69 है, ये नंबर है, ये एवरेज है, तो टोटल कितना होगा? तो सर इनको गुना कर दो। एक तो तरीका ये भी है।
फिर कह रहा है कि शुरुआत में जो 10 संख्या है उसका एवरेज कितना है 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 660। सर अंतिम जो 10 संख्या है उनका एवरेज कितना है 72 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 720। तो सर ये तो 20 संख्या का टोटल है, ये 21 संख्या का टोटल है, तो 21 संख्या के टोटल में से 20 संख्या का टोटल घटा दूंगा तो 11वीं संख्या आ जाएंगी। जी सर, बस अब इसको गुना ही तो करना है तो कर लो ना, इसको मैं लिख सकता हूं 70 - 1, और गुना किसका करना है 21 का, तो 1470 में क्या घटा दूं 21 घटा दूं, तो मैंने कहा ये 9 बनेगा, ये कितना बनेगा, तो सर 6 में से 2 घटेगा 4 बनेगा, और ये 4 और 4 बनेगा, तो आपने कहा 1419 आएगा इनका गुना। अब क्या करना है सर, ये तो कितना है 21 संख्याओं का टोटल है, ये 20 संख्याओं का टोटल है, तो 11वीं संख्या क्या होंगी, तो आप यही तो कहोगे 1449 में से घटाना है कितना, इन दोनों को जोड़कर, तो जोड़ो सर, ये 0, ये 8 और ये 13, इनको अगर मैं घटाऊंगा 9 होगा, ये 6 होगा और ये कट जाएगा, तो 69 अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले को देखो। नेक्स्ट कह रहा है इसका चौथा अनुपात निकालो। तो सर समानुपात में आपने पढ़ रखा है ना कि अगर 4 संख्या दी गई ए बी सी और डी और इनको समानुपात में लिखना है, तो मैं कहूंगा पहले दूसरे का अनुपात और तीसरे और चौथे का अनुपात बराबर होगा। और जब ऐसे मैं समानुपात में लिखता हूं तो ये भी तो कहता हूं कि बाहर वाले का गुना और अंदर वाले का गुना बराबर होगा। बाहर बाहर कौन है ए और डी, इनका गुना, अंदर अंदर कौन है बी और सी, इनका गुना आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है। अब ये कौन सा पद है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है चौथा है। तो अगर मुझे चौथा पद निकालना है तो मैं यही तो कहूंगा दूसरे तीसरे को गुना करके पहले का भाग लगा दो। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। बोलोगे जी सर। देखो भैया, मुझे पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, मुझे चौथा निकालना है। तो चौथे के लिए क्या करूंगा, दूसरे तीसरे को गुना, किसको गुना, 3 का पावर 12 गुना 4 का पावर 12, और भाग किसका लगाऊंगा, पहले का, 12 का पावर किसका 35 का। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 12 का पावर 12, नहीं पता तो ऐसे देखो, ए का पावर n गुना बी का पावर n, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी का पावर n। कैसे, भले ये संख्या अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है ना, तो इनको गुना करके इसके ऊपर पावर लिखा जा सकता है। तो बस वही काम किया कि सर ये 3 है ये 4 है, तो 4 तिहाई 12 और इनके ऊपर पावर 12 था तो 12 लिखा। नीचे 12 का पावर कितना है 35 है, और ये भी पढ़ा रखा है कि ए का पावर n हो और ए का पावर m हो, ये भाग में है तो पावर आपस में क्या होता है घट जाता है। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो संख्या तो 12 आएगा, अब 12 में से 35 घटाऊंगा तो माइनस का क्या आएगा 23 आएगा। तो सही उत्तर क्या होगा 12 का पावर -23। ठीक है भाई, अगले को देखो। नेक्स्ट अगला देखो क्या कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी का 50%, कितना परसेंट 50%, 40 की स्पीड से, और शेष दूरी, शेष कितना बचेगा, शेष भी तो 50% ही बचेगा। अगर टोटल दूरी 100 रही होगी तो 100 का 50%, 50 की दूरी यहां तय कर ली, 50 की दूरी यहां तय कर ली। इस 50 की दूरी तय करने में 40 का स्पीड रखा, इस 50 की दूरी तय करने में 60 का स्पीड रखा, तो आपसे बोल रहा है औसत स्पीड बताओ। तो सर दोनों दूरी दोनों जगह सेम है, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, तो यही तो पढ़ाया है 2 गुना एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब एक्स और वाई क्या है, तो स्पीड है। स्पीड किसका किसका, तो सर पहले केस में स्पीड 40 है, दूसरे केस में स्पीड 60 है, और इन दोनों का योग 40 और 60 कितना 100, 0 से 0 0 से 0, तो ये तो कितना हुआ 24, और 24 दूना कितना 48 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गया। दूसरा तरीका और भी हो सकता था भैया, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि सर पहले चाल 40 किलोमीटर पर आवर की है और बाद में चाल कितनी है सर 60 किलोमीटर पर आवर की है। तो मैंने कहा कि सर इनका एलसीएम ले लो, ये तो स्पीड है, इनका एलसीएम लेते ही डिस्टेंस आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 120। तो टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा सर यहाँ टाइम 3 का लगेगा, यहाँ 2 का लगेगा। तो मुझसे कहा कि एवरेज स्पीड निकालिए। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। तो टोटल दूरी बताओ, पहले वाला टोटल दूरी कितना तय करता है 120, बाद वाला भी टोटल दूरी कितना तय कर रहा है 120। पहले वाले को टोटल टाइम कितना लगा 3, बाद वाले को कितना लगा 2, तो आपने कहा 240 बटा कितना 5, तब भी आंसर क्या रहेगा 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों क्या कर रहा है सेमी तय कर रहा है। ठीक है, ये बात आंसर कैसे भी निकाल लो 48 ही आएगा। चलो भाई अगले को देखो, 7वें को कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, आय में 15% की वृद्धि हुई लेकिन उसका खर्च वही रहा, तो बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो भैया, इनकम
खर्च, सेविंग। मैं मान लेता हूं 100 की इनकम है तो शुरू में खर्च कितने का है, 60 का, तो सेविंग कितने का होगा, 40 का। अब का इनकम 15 बढ़ गया, लिखा है ना आय में 15 की वृद्धि, तो 100 से अब कितना हो गया, 115। लेकिन खर्च वही है, मतलब खर्च अभी भी कितने का है, 60 का। तो आप बताओ सेविंग कितने का होगा, 55 का होगा। तो बताओ ना सेविंग कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 15 बढ़ गया। इसी को परसेंट में बता दो, 15 बढ़ा कितने में, 40 में, और गुना किसका करो, 100 का। 4 से ये 10 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 में 15 का गुना करोगे 375, और एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, 37.5। 37.5% की बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए मॉक में ऐसे ही फटाफट करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सर 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन चारों में से क्या होगा। तो भैया ये बात ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है, बस इसी पे बैठा देना है, डायरेक्ट काम खत्म। इसी पे बैठा देंगे, काम खत्म। देखो कैसे, सर a का मान कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9a स्क्वायर। b का मान कितना है, 4b, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 16b स्क्वायर। c का मान क्या है, 5c, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 25c स्क्वायर। प्लस 2 गुना a गुना b, तो इनको गुना करो, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और a गुना b। 2 गुना बी सी, इनको गुना करो, 5 चौका 20, 20 का 2 गुना 40 BC। और सी ए, यही तो होगा 2 गुना सी ए, तो 5 गुना 3 15, 15 दूना 30 सी ए। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ऑप्शन में मिलाओ, कहां मिल रहा है, 9 16 25 24 40 30, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखो नेक्स्ट। क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 300 है, मतलब लिखा हुआ कितना है, 300। इस पर ग्राहक को 20% की छूट मिली और वह 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। मैंने आपको समझा रखा है ना, क्या समझा रखा है, कभी भी डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट दिया हो तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो 100 में से डिस्काउंट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो एमपी आ जाएगा। बोलोगे जी सर, थोड़ा सा काटा पीटी करे तो 5 से ये 16 बार कटेगा, 5 से ये 25 बार कटेगा। बोलोगे जी सर, मुझे क्वेश्चन में जो एमपी दिया है वो कितना दिया है, 300 दिया है, मार्क प्राइस 300 लिखा है ना। तो बताओ कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। तो सर सीपी भी कितने गुने पे बैठेगा, 12, तो 160 का 10 गुना 160, सॉरी 60 का 10 गुना 160 और 16 दूना 32, 192। 192 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, ये सब करा रखा है, सब पढ़ा रखा है, तो मॉक में आपका उड़ जाना चाहिए था ऐसे ही। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 है और समान भुजा क्या है, 5 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि सर दो भुजाएं तो बराबर होती है, मान लो ये ए है ये है, और एक भुजा अलग होती है ये बी है, तो सर इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, इक्वल साइड है, और बी क्या है, अनइक्वल साइड है। लीजिए सर, क्वेश्चन में हमें इक्वल साइड कितना दिया है, 5 दिया है, और अनइक्वल साइड कितना दिया है, 8 दिया है। तो लिखो भैया 8/4 रूट अंडर 4 गुना 5 का स्क्वायर और माइनस किसका, 8 का स्क्वायर। तो ये तो 2 बनेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 का गुना 100, ये 8 का स्क्वायर 64, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 2 और रूट के अंदर 36, 36 का वैल्यू कितना आएगा, 6, तो 6 दूनी 12, 12 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो फटाफट, नेक्स्ट देखो। अब कह रहा है इनमें से कौन बड़ा है। इसको पिछले मॉक में भी आपको समझाया था ये तरीका, कि सर x का मान कितना है, √3 है प्लस √5 है। भैया y का मान कितना है, √8 है और √3 है। तो मैंने डिटेल्स तरीका क्या बोला है, कि सर इनका स्क्वायर निकाल लो, इनका क्या करो, स्क्वायर निकाल लो। सर इसका स्क्वायर निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी, तो ए बी करूंगा तो √15 होगा। इनको मैंने जोड़ा तो ये 8 प्लस 2 √15। सर इनका भी स्क्वायर कर लूं, कर लेता हूं सर। यह कितना आएगा 8, यह कितना आएगा 3, यह 2, और रूट के अंदर 8 3 कितना 24। इनको मैं जोड़ूंगा 11 प्लस 2 √24। अब जरा गौर करके देख के बताओ, बस देख देख के बता दो, तुम देख के बताओ,
इसमें और इसमें कौन देखने में बड़ा लग रहा है? तो आप देख के ही बता सकते हो, इसमें तो देख के बता दे सकते हो कि सर ये बड़ा है। इसका मतलब y ग्रेटर है किससे? x से। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, y ग्रेटर x से। देख के पता चल रहा है ना, कुछ करना भी नहीं है, देख के ही बता दिया कि हाँ कौन बड़ा है। लो भैया 12 देखो, कह रहा है a और b की वर्तमान आयु का योग कितना है? 30 साल है। मतलब a और b मिलाकर प्रेजेंट में कितने साल के हैं? 30 वर्ष के। कह रहा 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद फ्यूचर में इनके बीच जो रेशियो चल रहा है वो कितने का चल रहा है? 3 और 2 का। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये रेशियो 5 साल बाद का दिया है और ये टोटल आयु प्रेजेंट का दिया है, तो 5 साल बाद यह कितने के हो जाएंगे ए और बी? 5 साल बाद यह कितने के हो जाएंगे? 5 ईयर आफ्टर। तो आप कहोगे कि सर ए की उम्र भी 5 बढ़ेगी, बी की उम्र भी 5 बढ़ेगी, तो टोटल 10 बढ़ जाएगा। ए के उम्र का 5, बी के उम्र का भी 5, तो भैया 5 साल बाद इनकी टोटल आयु कितनी होगी? 40। क्वेश्चन में यहां टोटल कितना है? 5, और इसी का वैल्यू कितना होगा? 40। कितने गुने पे बेटा? 8 गुने पे। हमसे क्या कह रहा है? ए का मान बताओ। तो सर ए का 5 साल बाद का आयु कितना होगा? तो आपने कहा सर 8 3 24 वर्ष होगा। ये तो कब का है? 5 साल बाद ए की उम्र है, हमसे वर्तमान पूछा, तो 5 साल बाद अगर मैं 24 का होऊंगा तो अभी कितने का होऊंगा? तो आप बोलोगे 5 साल कम कर दीजिए, 19 का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो अगले को देख लो, 13 नंबर। अब यहां क्या कह रहा है? 6400 पर एक वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। लेकिन दर कैसा लगाना है, ब्याज कैसा लगाना है? तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब 6-6 महीने पर ब्याज चलाना है। तो बताओ एक साल का ब्याज निकालने के लिए कितनी बार ब्याज चलाना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि ब्याज 6-6 महीने पे चलाना है और एक साल का ब्याज निकालना है, तो एक साल में मैं कितनी बार ब्याज दूंगा? 2 बार। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सर एक साल का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, ईयरली तो 25% है, तो हाफ ईयरली 25 का आधा 12.5% हो जाएगा क्या? बोलोगे जी सर। तो सर 12.5 का भिन्न में मान क्या होता है? 1/8। तो आपको पता है कि सर ये मूलधन हो गया और ये मेरा क्या हो गया? सीआई। तो यहां अगर मैं रेशियो निकालूं मूलधन और मिश्रधन का, तो आपने कहा 8 के मूलधन पर 1 का ब्याज दिया, तो मिश्रधन कितने का आएगा? 9 का। और ये कितने महीने का रेशियो आएगा? 6 माह का। मुझे कितने साल का निकालना है? 1 साल का। अब 1 साल का कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा ब्याज कितनी बार में निकलेगा? 2 बार में, तो इसका पावर 2 कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा 64, इसका स्क्वायर करूंगा 81। ये 1 साल का रेशियो आ गया मूलधन और मिश्रधन का। ठीक है, हमसे ब्याज पूछ रहा है, तो सर यहाँ 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो घटा देता हूं मैं, तो आपने कहा सर 17 रुपए तो सीआई मिलेगा। ये तो सीआई हो गया। बोलोगे जी सर। अब दिया क्या है? तो गौर करो, क्वेश्चन में मूलधन 6400 दिया है और यहां मेरे पास 64 है, तो कितने गुने पे बैठेगा? तो आपने कहा सर 100 गुने पे बैठेगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 17 गुना 100, कहने का मतलब 1700। हमसे सीआई तो पूछा है, तो सीआई डायरेक्ट कितना? 1700। यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। सब करा रखा है, क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। देखो आप समझना इस चीज को, ए को कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। बी को कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। तो मैं पूछूं कितना कार्य करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो टोटल वर्क 60 है, ये टाइम है, तो इनकी क्षमता क्या होगी? इफिशियंसी। तो 20 से काटोगे 3 बार और ये 2 बार, क्षमता आ गई। अब क्या कह रहा है? दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। दोनों कौन कौन होंगे सर? ए और बी। ये दोनों काम करना शुरू किए, लेकिन कुछ समय बाद ए चला गया। ए चला गया तो अब कौन बचेगा? बी। और लिखा है ना, बी शेष काम को 3 दिन में करता है, तो बी जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो बताना है जाने से पहले ए कितने दिन काम किया था। तो सबसे पहले एक एक करके बताओ, बी कितने दिन के लिए काम में है? यहाँ पे बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करता है? 3 दिन में। तो बी एक दिन में अगर 2 काम करता है, तो 3 दिन में 3 दूनी 6 काम कर लेगा क्या? बोलोगे जी सर। बोलोगे जी सर। अच्छा 20 और 30 नहीं है, 24 और 30 है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लो। क्वेश्चन में ये 24 है ना भाई, और ये 30 है। इसको वापस मैं सही कर देता हूं, देखो इसका एलसीएम लूंगा 120 बनेगा। यह कितनी बार? तो 5 बार, और यह कितनी बार? 4 बार। ठीक है भाई, बाकी का कहानी सही है, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है? डेटा मैंने गलत लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, ए 24 दिन, बी 30 दिन, टोटल काम 120, इनकी क्षमता आ गई। ए और बी काम करना शुरू किया, ए चला गया, बी बचा, बी बचे काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। ए कितने दिन बाद गया ये बताना है। तो पहले बताओ बी की क्षमता कितनी है? साहब बी की क्षमता 4 है। कितने दिन बी काम करता है? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। बोलोगे जी सर। टोटल काम कितना है? सर 120 है, दोनों मिलकर 120 ही करेगा। तो 120 में से 12 काम यहां हो गया, तो यहां 108 काम बचा होगा क्या? बोलोगे जी सर, तभी तो ये मिलाकर 120 हुआ होगा। अब ये जो 108 काम है इसको कौन कर रहा होगा? तो आप कहोगे इस 108 काम को ए और बी मिलकर कर रहा होगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो 9 का भाग लगाऊंगा। 9 से मैं काटूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मतलब ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन तक कर रहे हैं? 12 दिन तक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किए होंगे और 12 दिन बाद ए चला गया होगा। तो हमसे यही तो पूछा, ए कितने दिन बाद गया, तो आंसर क्या होगा? 12 दिन बाद। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 15 नंबर। अब कह रहा है इनको कैलकुलेट करो, तो भैया तुरंत कैलकुलेट कर दोगे। सर इसका वर्गमूल कितना होता है? 24। इसका वर्गमूल कितना होता है? 12 गुना इसका वर्गमूल कितना होगा? 8। और इसका वर्गमूल कितना होगा? 15। सर ये तो 12 आएगा, ये 15 और 8 23 आएगा, गुना कर दे तो 120 और 12 तिया 36, यही तो होगा। सॉरी 12 दूना 24, 240 और 12 तिया 36, तो 276। 276 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, अगले को देखो नेक्स्ट। अब ये देखो मस्त है। मस्त क्या है तुम्हें पता ही होगा। सर ये 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी और मैथ। पहले सेमेस्टर में इतने नंबर आए, दूसरे सेमेस्टर में इनको इतने नंबर आए और मैक्सिमम मार्क्स बता रखा है कि 70 में 60, 70 में 65, 90 में 80, 90 में 75, 50 में से 45, 50 में से 40, 90 में 70, 90 में से 65। आपको बताना क्या है? तो लिखो, देखो लिखा है ना, व्हाट इज द स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द इंटायर ईयर। पूरे एक साल में उसको कितना परसेंट मार्क्स मिला है ये बताना है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल नंबर कितने मिले उसको? तो आप कहोगे इनको ही जोड़ना है। चलिए सर जोड़ते हैं। ये 80 है, 60 है, 140 है, 70 जोड़ेंगे 210 और 45 जोड़ देंगे 255। 255 नंबर मिले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इस चारों सब्जेक्ट में स्टूडेंट को। कितने में से? तो टोटल इतने में से जोड़ो। ये 90 90, 180 और 70 50, 120, 300। इस 300 में से फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मिले हैं? तो सर 255 मिले हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। ये कब की बात हो रही है सर? ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। सर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो टोटल नंबर कितने हैं? तो इनको जोड़ना होगा। लीजिए सर जोड़ते हैं। ये 65 है और ये 65 है, 130 होगा। 130 में 75 जोड़ोगे 205 होगा और 45 जोड़ोगे तो 245 होगा। सेकेंड सेमेस्टर में 245 नंबर है, ये भी कितने में से? 300 में से। तो मैं पूछूंगा 6 महीने पहले सेमेस्टर में इतने नंबर, दूसरे सेमेस्टर में इतने नंबर, तो टोटल नंबर कितने मिले इनको? तो आप जोड़ दोगे। ये 200 200 400 और इसको जोड़ोगे 100 500। ये एक साल में 500 नंबर लाया। कितने में से लाया? तो 300 300 600 में से। तो इसी का परसेंटेज वैल्यू बताना है कि पूरे एक साल में वो 500 नंबर ला रहा है। कितने में से? 600 में से। और गुना किसका करना होगा? 100 का। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर मैं 6 से काट दूं तो 6 8 48 होगा, 20 बचेगा, फिर 6 का पहाड़ा 3 बार, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा के 6 का पहाड़ा 3 बार, तो ये 83.33% नंबर इसको आएगा। और यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई समझ गए? कहानी क्लियर है? तो ये जो 16 क्वेश्चन है ये आपके मॉक नंबर 5 के हैं। ये मॉक नंबर 5 के 16 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको सॉल्व कराए। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो ही गया होगा क्योंकि ये मॉक भी आसान सा था। ठीक है ये बात। और एक काम और करिएगा, जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे मैंने लाइव पढ़ाई है ना कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, जितनी क्या पूरा सिलेबस ही लाइव पढ़ाया, मैथ्स और रीजनिंग दोनों, तो रीजनिंग भी पूरा देख लीजिएगा, मैथ्स भी पूरा देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया होगा ना तो आप खुद देखेंगे कि सर कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।